हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप पढ़ते होंगे। पढ़ते रहिए इसी तरह मन लगा के। हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल कंपनी का टॉपिक समाप्त हो गया। आज भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज का जो टॉपिक है प्रबंध। आज क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट। अर्थात प्रबंध। जितने भी ये टॉपिक दिए जा रहे हैं, इन सभी टॉपिक का केवल MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में दिया जा रहा है। लॉन्ग जो वीडियो होगा वो बाद में चर्चा चलेगी। पहले MCQ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी। तो हम शुरू करते हैं। मैनेजमेंट। पहला शब्द है प्रबंध। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट किसे कहते हैं? प्रबंध किसे कहते हैं? जब कोई कार्य दूसरे व्यक्तियों से कराया जाता है, लेकिन साथ में मिलकर, ये भी ध्यान दीजिएगा, साथ में मिलकर जब हम कार्य दूसरे व्यक्तियों से कराते हैं तो उसी को प्रबंध कहा जाता है। अर्थात प्रबंध क्या है? साथ कार्य करते हुए दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना। ठीक है। प्रबंध क्या होता है कि हम अपने कार्य को अपने साथ दूसरे व्यक्तियों से भी कराते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने योजना के अनुसार कराते हैं और उन सभी कार्यों पर और उन व्यक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। सभी में आपस में तालमेल बनाए रखते हैं। तो इसी को प्रबंध कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे प्रबंध जो है, प्रबंध के कार्य क्या है? प्रबंध के बहुत कार्य अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ आवश्यक कार्य जो है, सबसे पहला इसका कार्य होता है नियोजन करना, फिर संगठन करना, फिर उसका निर्देशन करना, फिर अभिप्रेरणा करना, फिर उसका समन्वय करना और अंतिम कार्य होता है नियंत्रण करना। यहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन दे सकता है कि प्रबंध के कार्य है, तो कोई एक ऑप्शन दे सकता है। ऐसे भी दे सकता है कि इनमें से कौन प्रबंध का कार्य नहीं है, तो 3 दे देगा शुरू का और एक कोई अकाउंटिंग या लेखाकरण या ऑडिटिंग दे देगा, तो प्रबंध का कार्य नहीं। ठीक है। एक पुस्तक है प्रबंध पर ही, उस पुस्तक का नाम है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब यह पुस्तक 1954 में, यह पुस्तक 1954 में लिखी गई थी। मेन इसमें जानना है कि इस पुस्तक को लिखने वाला कौन व्यक्ति है। उस पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति है पीटर एफ ड्रकर। यह जो MCQ क्वेश्चन है ऐसे ही आएगा। पुस्तक का नाम दे देगा, 4 व्यक्तियों के नाम दे देगा, उसमें से किन व्यक्ति का नाम सही है यह जानना रहेगा। ठीक है। पीटर एफ ड्रकर क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अगला इसी तरह है, एक और पुस्तक है प्रबंध का दर्शन। प्रबंध का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट।
इस पुस्तक की रचना किसने की थी? इस पुस्तक की रचना ओलिवर सेल्डन ने की थी। ये व्यक्ति के नाम है, विद्वानों का नाम, जो प्रबंध के विशेषज्ञ हैं। ठीक है। एक व्यक्ति हैं जो प्रबंध के क्षेत्र में काफी चर्चित हैं। इनका नाम है F.W. टेलर। F.W. टेलर को किस लिए जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है? F.W. टेलर ने ही प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो कौन है? F.W. टेलर। ठीक है। प्रबंध के मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, क्वेश्चन 6। प्रबंध के मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण के जनक कौन है? अर्थात प्रबंध के वो कौन से व्यक्ति हैं, प्रबंध के जानकार या विद्वान कौन व्यक्ति हैं जो मानवीय महत्वों को, मानवीय मूल्यों को ज्यादा जोड़ दिया। इसीलिए कहा गया प्रबंध के मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। यह है एल्टन मेयो। अर्थात मेयो एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रबंध को मानव के साथ जोड़े। मैनेजमेंट तभी सक्सेस है जब मानव अपने नियंत्रण में हो, उनसे संबंध बेहतर हो और सभी साथ मिलकर कार्य करें। ठीक ना। यहीं पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रबंध के अंगूठे छाप का सिद्धांत, अंगूठे छाप का सिद्धांत किसने दिया था? प्रबंध के अंगूठे छाप का सिद्धांत किसने दिया था और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जाना जाता है, जिसके जनक कौन है? F.W. टेलर। ठीक। अगला, यहीं पे हेनरी फ्यूल भी एक बहुत प्रबंध के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हेनरी फ्यूल। जिस तरह प्रबंध के क्षेत्र में F.W. टेलर काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मशहूर व्यक्ति हैं, उसी तरह प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्यूल का भी योगदान एकदम सराहनीय है, महत्वपूर्ण। हेनरी फ्यूल ऐसे व्यक्ति थे जो प्रबंध के सिद्धांत के जनक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में 14 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत? 14 सिद्धांत दिए थे। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन है, तो वहाँ हेनरी फ्यूल होगा। और वहीं पूछा जाए कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन है, तो वहाँ F.W. टेलर होगा। ओके। अगला 9 नंबर क्वेश्चन। किस विचारधारा में कहा गया था प्रबंध प्रशासन से व्यापक है? प्रबंध प्रशासन से व्यापक है। ये किस विचारधारा में कहा गया था? ये कहा गया था ब्रिटिश विचारधारा में। ब्रिटिश विचारधारा में यह कहा गया था कि प्रबंध जो है वो प्रशासन से भी बड़ा है। ठीक है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन।
सहयोग की भावना, सहयोग की भावना यह किस व्यक्ति के सिद्धांत में, सहयोग की भावना का विकास किसने किया था बताइए? हेनरी फ्योल ने किया था। यह प्रबंध के जो 14 सिद्धांत है उन सिद्धांतों में से एक है सहयोग की भावना। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रबंध के 14 सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत का नाम दे सकता है और कह सकता है कि यह सिद्धांत किस व्यक्ति का है, तो उसमें से एक था सहयोग की भावना जो हेनरी फ्योल का दिया गया। ठीक है, एक यहीं पे 10 नंबर एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। यहाँ देखिए प्रबंध के कार्य जो दिया गया, ये इसको याद रखिएगा इसको। और इसमें ये भी दे सकता है कि कौन प्रबंध का कार्य नहीं है, तो किसी अन्य का नाम भी दे सकता है। इसको नोट कर लीजिए। 10 क्वेश्चन के बाद फिर से मैं मिटा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर से एंट्रेंस एग्जाम्स, बीएड, टीजीटी, पीईटी या अदर कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉमर्स के सभी स्टूडेंट को ये जानना एकदम आवश्यक है, क्योंकि आप विस्तार से आप कितना भी जानते हैं, लेकिन जहाँ ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल क्वेश्चन नहीं जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के योग्य नहीं है। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन। एक शब्द है पोस्ट कोड, ठीक ना? पोस्ट कोड माने POSDCOR। यह सिद्धांत है एक, यह किसने दिया था? लूथर गुलिक नामक एक विद्वान थे, इन्होंने इसका एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसी तरह है 12 नंबर क्वेश्चन। प्रबंध व प्रशासन में क्या संबंध है? में क्या संबंध है? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रबंध और प्रशासन में क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। प्रशासन जो होता है, प्रशासन यह निर्णय लेता है, और जो प्रबंध है यह क्रियान्वयन करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध और प्रशासन, कुछ लोग मानते हैं कि प्रबंध और प्रशासन एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में अंतर। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो डिसीजन लेता है कि हमें कैसे किस कार्य को किस प्रकार से करना है। ठीक है, और यह डिसीजन लेता है, और जो मैनेजमेंट होता है वह क्या करता है? उसको कर देता है, उसके डिसीजन को वह पूरा करता है। यही प्रबंध और प्रशासन में संबंध है। ठीक है, एक पुस्तक है सामान्य औद्योगिक प्रबंध, सामान्य औद्योगिक प्रबंध। यह पुस्तक किसने लिखी थी? इसी पुस्तक को हेनरी फ्योल ने लिखी थी। हेनरी फ्योल जो प्रबंध के सिद्धांत के जनक है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए।
नियोजन क्या है? नियोजन क्या? नियोजन माने होता है प्लानिंग, योजना बनाना। नियोजन का मतलब होता है किसी कार्य को, किसको? कार्य को कब, कैसे, किस प्रकार, किस ढंग से किया जाए, इसी को नियोजन अर्थात प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप ही हैं, पढ़ते होंगे तो सामने जब एग्जाम होगा और आपकी तैयारी अभी पूर्ण कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हम किस हिसाब से पढ़ें, कितना समय सभी विषयों पर दें, फोकस करें उस पर कि सारे विषय को मैं कवर कर ले जाऊं और एग्जाम में सही तरीके से लिख के अच्छा मार्क ला। ये क्या है? यही प्लानिंग है। तो इसी को प्लानिंग अर्थात नियोजन कहा जाता है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। नियोजन का कार्य किया जाता है। बताइए, नियोजन का कार्य कब किया जाता है? नियोजन एक ऐसा चीज है, प्लानिंग एक ऐसा चीज है जो एक निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, जहां निम्न से निम्न है वहां से शुरू और उच्च से जहां तक है खत्म, वहां तक सभी लेवलों में किया जाता है। हम भी प्लानिंग करते हैं, आप भी प्लानिंग करते हैं, छोटे मोटे मजदूर होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं, बड़े लोग होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं, सरकार, प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार ही कार्य को करता है। तो नियोजन का कार्य कहाँ किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तर, मध्यम स्तर व निम्न स्तर, सभी स्तरों पर किया जाता है। ठीक है, अगला, नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण करना कार्य है। नीति निर्धारण हम किसमें करते हैं? प्रबंध के पहला जो कार्य है नियोजन, नियोजन में ही हम नीतियों का निर्धारण करते हैं। किसमें करते हैं? नियोजन में किया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अब संगठन की ओर बढ़ते हैं। संगठन जो होता है इसके कितने प्रकार हैं? प्रकार तो अलग अलग उसके कार्यों के आधार पर बांटा गया है, लेकिन इसके प्रकारों को हम दो भागों में बांटते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब यहां समझिए, औपचारिक, जिस संगठन का निर्माण नियमबद्ध, कानूनबद्ध तरीके से किया जाता है औपचारिक, और जिस संगठन का निर्माण नियमबद्ध तौर से नहीं किया जाता है अनौपचारिक। प्रश्न यह है कि 17 नंबर क्वेश्चन में अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो कैसे होता है? स्वतः होता है। थोड़ा इंक डाल लें। अनौपचारिक संगठन का निर्माण कैसे होता है? स्वतः होता है। अगला, ठीक इसी तरह 19 नंबर है रेखा संगठन। इसका नाम सुने होंगे, रेखा संगठन। रेखा संगठन का निर्माण कैसे किया जाता है?
रेखा जो संगठन होता है इसका एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आती रहती है। ऊपर से नीचे की तरफ आने का मतलब ये है, टॉप अधिकारी नीचे के लेवल के अधिकारी को आदेश देता है, वह अधिकारी उसके नीचे के लेवल के अधिकारी को आदेश देता है, वह अधिकारी उसके नीचे के अधिकारी को आदेश देता है। तो रेखा संगठन को, प्रश्न ये नहीं है कि रेखा संगठन क्या है, प्रश्न ये है कि रेखा संगठन को क्या कहा जाता है? सेना संगठन भी कहा जाता है। रेखा संगठन को सेना संगठन भी कहा जाता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका है लाइन व स्टाफ संगठन। लाइन व स्टाफ संगठन, लाइन व स्टाफ संगठन में अधिकार निहित होता है। अधिकार निहित होता है। मतलब रेखा और स्टाफ संगठन में अधिकार मतलब पावर किसके पास होता है? तो रेखा संगठन के पास होता है। किसके पास होता है? रेखा संगठन के पास होता है। ठीक, इस तरह 20 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट। अब इसे मिटा दे रहे हैं, तब तक नोट करिए, फिर आगे का क्वेश्चन बढ़ रहा है। बोर्ड काफी गंदा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठिए। ट्वेंटी क्वेश्चन आपका हुआ। इसके बाद से इसको अच्छी तरह से थोड़ा मिटा दिया जाए। तो कहाँ थे हम लोग? रेखा संगठन की ओर थे। अगला प्रश्न है, संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? जैसे संगठन कई तरीके से होते हैं। रेखा संगठन होता है, रेखा व स्टाफ संगठन होता है, मैट्रिक्स संगठन होता है। ठीक है, तो रेखा संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप क्या होता है? मिटा नहीं क्या? तो लाइट आ गया। कितने क्वेश्चन हुए थे? 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। रेखा संगठन का प्राचीनतम स्वरूप होता है
सबसे प्राचीन संगठन किसी को कहा जाता है? रेखा संगठन। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है? तो रेखा संगठन। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में स्टाफिंग में क्या किया जाता है? स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग में केवल प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग का काम किया जाता है। ठीक है। अगला है आदेश की एकता। आदेश की एकता का उल्लंघन किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? आदेश की एकता का उल्लंघन किसमें किया जाता है? कार्यात्मक संगठन में किया जाता है। कार्यात्मक संगठन। क्योंकि आदेश देने का कार्य तो केवल रेखा संगठन में किया जाता है, कार्यात्मक संगठन में नहीं। उसमें आदेश देने का कार्य नहीं किया जाता। ठीक है। अगला है संगठन का 24 नंबर, संगठन का लोकतांत्रिक समिति किसको कहा जाता है? लोकतांत्रिक समिति किसको कहा जाता है? रेखा संगठन। रेखा संगठन। ठीक है। अगला है संप्रेषण में आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन। पहले जानिए संप्रेषण क्या है। कम्युनिकेशन, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, यही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में होता क्या है? हमारे जो भी विचार होते हैं, विचारों का इसमें क्या किया जाता है? आदान और प्रदान किया जाता है। मतलब दो व्यक्तियों के मध्य अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, उसी को संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण में दो तरीके से होते हैं, उच्चगामी और निम्नगामी संप्रेषण। सबसे पहले है उच्चगामी संप्रेषण का प्रवाह। उच्चगामी संप्रेषण का प्रवाह। उच्चगामी संप्रेषण का प्रवाह कैसे किया जाता है? उच्चगामी संप्रेषण का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है। कहां से किया जाता है? नीचे से ऊपर की ओर। जैसे मान लीजिए किसी संस्था में ऐसे अधिकारी, टॉप लेवल का अधिकारी, उसके बाद का अधिकारी, उसके बाद का अधिकारी, यह व्यक्ति अपने विचार यहाँ देता है और यह व्यक्ति विचार यह देता है। अर्थात इसका प्रवाह कैसे होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो इसे उच्चगामी संप्रेषण कहा जाता है। एक होता है निम्नगामी संप्रेषण। निम्नगामी संप्रेषण में क्या होता है? इसमें संप्रेषण का प्रवाह कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे किसी संस्था में एक अधिकारी, अब यह अधिकारी इसको आदेश देगा, यह अधिकारी इसको आदेश देगा, तो ये ऊपर से नीचे की होता है। एक 28 नंबर क्वेश्चन, मध्यगामी संप्रेषण क्या है? का प्रवाह कहाँ होता है? कहाँ होता है? समानार्थी होता है। समानार्थी का मतलब हो गया ऐसे ऑफिसर है, मतलब अपने समकक्ष लेवलों के पास एक दूसरे के
पास विचारों का आदान प्रदान करना होता है। थोड़ा ही खत्म हो गया है, आगे बढ़िए। एक होता है अंगूर लता संप्रेषण 29। अंगूर लता संप्रेषण को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। इसे अफवाहों वाला भी संप्रेषण कहा जाता है। थोड़ा जान लीजिए होता क्या है कि जब हम कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति से करें, लिखित तौर पर नहीं, ऐसे ही मुजबानी, या हम किसी से बात कर रहे हैं, तीसरा सुन लिया, वह जाके कहीं और कह दिया, वो कहीं और कह दिया, ऐसे ऐसे चारों तरफ फैल जाता है। जब चारों तरफ फैल जाएगा तो इसी को अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। इसी जिस तरह अंगूर होते हैं, अंगूर के बेल होते हैं, लताएं होती हैं, फैली रहती है, किधर से निकल जाएगी कोई ठिकाना नहीं रहता, वैसे ही अंगूर लता संप्रेषण होता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, नेतृत्व में आ जाइए कि एक निरंकुश नेता, निरंकुश जो नेता होता है, निरंकुश नेता क्या होता है? ऐसा नेता जो अपने अधीनस्थों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ठीक ना, आलोचना का पात्र होता है, मतलब सबकी नज़र में बुरा होता है, तो उसे निरंकुश नेता कहा है। निरंकुश नेता क्या होता है? आलोचना का पात्र होता है, आलोचना का पात्र होता है। ठीक है, ते हुए आपके 30 क्वेश्चन। अब मिटा रहे हैं, नोट करिए तब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 31, संवेदनशील प्रशिक्षण। का कार्य है, क्या होता है? नेतृत्व। मतलब जहाँ क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहाँ अति आवश्यक होता है, जहाँ खतरे ज़्यादा रहते हैं, ऐसे प्रशिक्षण को संवेदनशील प्रशिक्षण कहा जाता है। इसमें लीडरशिप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वही नेतृत्व कहलाता है। अगला है 42 नंबर, 32 नंबर, अभिप्रेरणा, जिसको कहा जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है जब किसी दूसरे व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत की जाती है, तो उसे मोटिवेशन कहा जाता है। क्या होता है? इच्छा शक्ति जागृत करना, ठीक ना। किसी दूसरे व्यक्ति में जब हम उसमें एनर्जी लाते हैं, जैसे कि अभी बता रहे हैं आपको, बहुत जल्द ही आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो ला रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियो में कुछ 2 वीडियो मैं बनाऊंगा। एक तो वीडियो बनेगा आपका कि आफ्टर ग्रेजुएशन और कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक ना, और एक वीडियो बनेगा आपकी केवल ओनली फॉर मोटिवेशन। मतलब फर्स्ट जो वीडियो में जिसमें आफ्टर ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आप क्या करेंगे, इसकी सारी जानकारियाँ उसमें दी जाएगी। दूसरा जो वीडियो बनेगा वो केवल मोटिवेशनल रहेगा, तो
बहुत जल्दी यही आने वाला है। पहले एक वीडियो आएगा, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा। तब तक ये पढ़ते रहिए, इसी के बीच में ही किसी दिन वो बन जाएगा। हाँ, तो आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिप्रेरणा का एक्स और वाई सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मैकग्रेकर। किसने दिया था? मैकग्रेकर ने दिया था। अगला है अभिप्रेरणा का आकांक्षा सिद्धांत। 34 नंबर। अभिप्रेरणा का आकांक्षा सिद्धांत किसने दिया था? वरुण ने दिया था। कौन दिया था? वरुण। अगला है इसमें, इंक बड़ा जल्दी खत्म हो जा रहा है। 43 हुआ है। अभिप्रेरणा का एक्स सिद्धांत, जो अभिप्रेरणा है का एक्स सिद्धांत क्या कहता है? अभी बताया कि मैकग्रेकर ने अभिप्रेरणा के दो सिद्धांत विकसित किए, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। एक्स सिद्धांत क्या कहता है कि अभी जो कर्मचारी हमारे हैं अभिप्रेरित होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? कर्मचारी निर्देशित होना चाहते हैं, माने उन्हें मोटिवेशन करने की अभी और जरूरत है। ठीक ना? अगला है आपका 36 नंबर कि भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाना। भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाना क्या कहलाता है? पूर्वानुमान कहलाता है। मतलब भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली है उसके बारे में हम पहले ही से जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? फोरकास्टिंग, अर्थात पूर्वानुमान कहा जाता है। ठीक है? अगला है एक सकारात्मक नेतृत्व। सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करता है। सकारात्मक नेतृत्व क्या प्रदान करता है? यह कर्मचारियों में, किसमें? कर्मचारियों में संतोष प्रदान करता है। ठीक है? अगला है आपका नेक्स्ट है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपका अधिकारों का 38 अधिकारों का प्रत्यायोजन क्या है? अधिकारों का प्रत्यायोजन मतलब जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को, अपने अधीनस्थ अधिकारी को अपने कार्यभार सौंपता है, अपना कार्य उसे दे देता है करने के लिए, तो इसे अधिकारों का प्रत्यायोजन कहा जाता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन में अधिकारों का
जब प्रत्यायोजन किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, कार्यभार सौंपा जाता है। किसको सौंपा जाता है, अधीनस्थों को सौंपा जाता है। ठीक है, थोड़ा इंक डाल लिया जाए। अगला है आंतरिक समन्वय क्या है। आंतरिक समन्वय, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जब संस्था के विभिन्न कर्मचारी या विभिन्न अधिकारी आपस में मिलकर, ठीक ना, आपसी तालमेल बनाते हैं तो उसे इंटरनल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अर्थात संस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के जनक कौन है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के जनक कौन है, पीटर एफ ड्रकर। कौन है, पीटर एफ ड्रकर। तो इस तरह यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का ये पार्ट है। ठीक है, और ये 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का ये वीडियो बना दे रहे हैं। तब हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला है कि अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवादों द्वारा प्रबंध से क्या आशय है। अपवाद द्वारा प्रबंध से क्या आशय है। अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब यह होता है कि जब संस्था का अधिकारी केवल महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय लेता है तो उसे अपवाद द्वारा प्रबंध कहा जाता है। अर्थात केवल महत्वपूर्ण मदों का प्रबंध। 42। ठीक है, अगला है प्रबंध के क्रमशः 5 कार्य। क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है कि एक सीक्वेंस से प्रबंध के 5 कार्य बताइए या 4 कार्य बताइए। मतलब उसमें सीक्वेंस गलत करके दिया रहेगा, आपको जानना होगा सीक्वेंस हमारा सही कौन सा है। सीक्वेंस हमारा सही है कि सबसे पहले आता है हमारा नियोजन, इसके बाद आता है संगठन, इसके बाद आता है निर्देशन, इसके बाद आता है
समन्वय, और लास्ट में आता है नियंत्रण। इसमें और भी रख सकते हैं बीच में, कुछ लोग 7 प्रबंध के कार्य बताए हैं, कुछ 8 बताए हैं, कुछ 9 बताए हैं, कुछ 3 बताए हैं। तो ये सीक्वेंस हमारा है। इसके बाद चाहे तो हम मोटिवेशन भी इसमें डाल सकते हैं, लीडरशिप भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाला जा सकता है। अगला, अपवाद द्वारा प्रबंध, 43 नंबर है। अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत जो है, यह प्रबंध के कौन सा कार्य है, प्रबंध का के कौन कार्य में शामिल होता है, कौन कार्य में शामिल है। अपवादों द्वारा प्रबंध को प्रबंध के किस कार्य में शामिल किया गया है, नियंत्रण में शामिल किया गया। ठीक है। अगला, अगला है आपका अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसमें दिया गया है, किसमें दिया गया है, भारार्पण में दिया गया है। नियंत्रण, 45 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत की रचना किसने की थी, नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत किसने की थी। एक विद्वान है ग्रेकुनाज, इन्होंने कहा था, ग्रेकुनाज ने कहा था। ग्रेकुनाज ने 46 है, ग्रेकुनाज का एक गणितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, गणितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह गणितीय सिद्धांत हमारा है क्या, वह सिद्धांत है n, ठीक ना, यह सिद्धांत है n 2 पे पावर n अपॉन 2, 2 पे पावर n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1। यह गणितीय सिद्धांत का, ग्रेकुनाज का गणितीय सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है, एक प्रबंध जो कुछ कार्य करता है निर्णय के द्वारा करता है, यह एक स्टेटमेंट है। यह परिभाषा या यह स्टेटमेंट किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है, बताइए। ये पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दी गई है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन इसमें है, समन्वय के प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत किसने दिया था, समन्वय के प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, मेरी पार्कर फेलो,
मेरी पार्केट फेलोट ने दिया था। ठीक है, 49 क्वेश्चंस। प्रबंध का कौन सा कार्य है, प्रबंध कि किस कार्य को मध्य का कार्य कहा जाता है, मध्य का कार्य कहा जाता है। प्रबंध के कौन सा ऐसा कार्य है जिसको उसके मध्य का कार्य कहा जाता है, बताइए। वह कार्य है संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन। देखिए कोई और भी क्वेश्चन है। निर्देशन शामिल होता है, निर्देशन शामिल होता, डायरेक्शन किसमें शामिल होता है, नेतृत्व में शामिल होता है, लीडरशिप में शामिल। तो इसी के साथ ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट में आपका एमसीक्यू का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसको निरंतर पढ़ते रहिए, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा आप लोग के लिए जो एमसीक्यू का क्वेश्चन चल रहा है। और इसी वीडियो के साथ आज का क्लास ओवर। हम अगले वीडियो में फिल्म मिलेंगे, लेकिन हमारे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक देखिए। कम से कम खाली बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो वीडियो को हमारे देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।